एक कंपनी जिसे कभी इंडिया का सबसे ब्राइट स्टार्टअप कहा जाता था, वो इतनी गहरी मुश्किल में कैसे पड़ गई? बायजू, जो एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी कंपनी है, उसने $22 बिलियन का इनक्रेडिबल वैल्यूएशन हासिल किया था। यह इंडिया की बूमिंग डिजिटल इकोनॉमी का पोस्टर चाइल्ड था, एम्बिशन और इनोवेशन का सिंबल। पूरे देश के पेरेंट्स इसे अपने बच्चों की एकेडमिक सक्सेस की कुंजी मानते थे। कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन एक बहुत ही सेलिब्रेटेड एंटरप्रेन्योर थे, जिन्हें देखकर लगता था कि उनके पास गोल्डन टच है। उनका चेहरा हर जगह था, जो इंडियन स्टूडेंट्स को स्कूल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट तक अपनी पढ़ाई में सीखने और एक्सेल करने का एक नया बेटर तरीका प्रॉमिस कर रहा था। यह सक्सेस स्टोरी, हालांकि इसमें सीरियस क्रैक्स दिखने लगे। वही कंपनी जो कभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स की डार्लिंग थी, अब गलत कारणों से हेडलाइंस में आने लगी। फाइनेंशियल ट्रबल्स, एंग्री पेरेंट्स, अनहैप्पी एम्प्लॉइज, एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाने का सपना एक कॉशनरी टेल बन रहा था। इतनी जल्दी क्या गलत हो गया? बायजू का राइज मीटियोरिक था। इसने एजुकेशन और अपवर्ड मोबिलिटी के प्रति जुनूनी एक राष्ट्र की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। उसने इसके डाउनफॉल के बीज भी बो दिए। सबसे पहले मेजर रेड फ्लैग्स में से एक कंपनी की अग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स थी। बायजू के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन्हें काउंसलर्स के नाम से जाना जाता था, उन पर इनक्रेडिबली हाई टारगेट्स को पूरा करने का बहुत प्रेशर था। उनका काम पेरेंट्स को एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शंस के लिए साइन अप करने के लिए कन्विंस करना था। उनका काम पेरेंट्स को मल्टी ईयर सब्सक्रिप्शंस के लिए साइन अप करने के लिए कन्विंस करना था। ये सेल्स पिचेस अक्सर लोगों के घरों में होती थीं, जिससे एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट बनता था। कई पेरेंट्स को ऐसा लगा कि उन्हें बिना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरी तरह से समझे जल्दी डिसीजंस लेने के लिए पुश्ड किया गया। फोकस डील को क्लोज करने पर था, चाहे कुछ भी हो जाए, जिससे कस्टमर्स के बीच मिसट्रस्ट की भावना पैदा होने लगी। ये अग्रेसिव टैक्टिक्स अक्सर लोअर इनकम बैकग्राउंड्स के परिवारों को टारगेट करती थी। ये अग्रेसिव टैक्टिक्स अक्सर मिडिल इनकम बैकग्राउंड्स के परिवारों को टारगेट करती थी। ये पेरेंट्स पावरफुल डिजायर से प्रेरित होकर खास तौर पर वल्नरेबल थे। सेल्स एजेंट्स उन बच्चों के लिए एक ब्लीक फ्यूचर की तस्वीर पेश करते थे, जिन्होंने बायजू ऐप का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने प्रॉमिस किया कि कोर्सेज एकेडमिक सक्सेस की गारंटी देंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया कि कोर्सेज टॉप कॉलेजेस के दरवाजे खोलेंगे। एक्सपेंसिव कोर्सेज को अफोर्डेबल दिखाने के लिए कई परिवारों को ऐसे लोन्स के लिए साइन अप किया गया, जिन्हें वे आसानी से चुका नहीं सकते थे। जब उन्होंने बाद में कैंसिल करने की कोशिश की, जब उन्होंने बाद में रिफंड लेने की कोशिश की, उन्हें अक्सर साइलेंस का सामना करना पड़ा। अनआंसर्ड कॉल्स, इग्नोर्ड ईमेल्स, जिससे वाइड स्प्रेड एंगर फैल गया, सोशल मीडिया कंप्लेंट्स और न्यूज रिपोर्ट्स। ट्रस्ट के इस नुकसान का पावरफुल रिपल इफेक्ट हुआ। फॉलिंग डोमिनोज, डिक्लाइनिंग ट्रस्ट ग्राफ। वर्ड ऑफ माउथ इंडिया में इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स शेयरिंग वार्निंग्स इन कम्युनिटीज एंड व्हाट्सएप। बायजू के संकट में एक और बड़ा फैक्टर उसकी इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव शॉपिंग स्प्री थी। इन्वेस्टर्स से बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलने के बाद कंपनी ने एक्विजिशन बिंज शुरू कर दी। मेजर एक्विजिशंस टाइमलाइन विद हेफ्टी प्राइस टैग्स। आकाश, व्हाइट हैट जूनियर, ऑस्मो। इसने एजुकेशन स्पेस में कई अन्य कंपनियों को खरीदा, इंडिया और विदेश। सबसे बड़ी और सबसे चर्चित एक्विजिशन आकाश एजुकेशनल सर्विसेज थी, जो एक वेल नोन इंडियन कोचिंग सेंटर चेन है, लगभग $1 बिलियन में। विचार यह था कि बायजू की ऑनलाइन एक्सपर्टीज को आकाश की स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ जोड़ा जाए। अन्य मेजर परचेसेस में व्हाइट हैट जूनियर, बच्चों के लिए एक ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म, और ऑस्मो, एक यूएस बेस्ड लर्निंग गेम्स कंपनी इंक्लूडेड थी। ग्रोथ बाय एक्विजिशन की यह स्ट्रेटजी रिस्की और इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव थी। इतने सारे अलग अलग कंपनियों को इंटीग्रेट करना, हर एक की अपनी कल्चर, टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल के साथ एक मैसिव चैलेंज साबित हुआ। एक सीमलेस एजुकेशनल इकोसिस्टम बनाने के बजाय एक्विजिशंस अक्सर केओस का कारण बनी। उदाहरण के लिए, आकाश का इंटीग्रेशन समस्याओं से भरा था, जिसमें इसके ओरिजिनल ओनर्स को पेमेंट्स में देरी और दोनों मैनेजमेंट टीम्स के बीच क्लैशेस शामिल थे। इन एक्विजिशंस की इनॉर्मस कॉस्ट ने बायजू के कैश रिजर्व्स को अलार्मिंग रेट पर चला दिया। शायद बायजू के लिए सबसे नुकसानदेह मुद्दा उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर बढ़ती चिंता थी। अपनी साइज और वैल्यूएशन की कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी नॉन नेगोशिएबल है, एक्यूरेसी नॉन नेगोशिएबल है। हालांकि बायजू को अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फाइल करने में काफी देरी का सामना करना पड़ा। मार्च 2021 में समाप्त होने वाले फिस्कल ईयर के लिए कंपनी को अपने नंबर्स जारी करने में 18 महीने का असाधारण समय लगा। इस लंबी देरी ने निवेशकों, नियामकों, जनता को बेहद परेशान कर दिया। लोग एक सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल पूछने लगे, वे क्या छिपा रहे थे? कंपनी की चुप्पी ने केवल अटकलों और चिंता को बढ़ावा दिया। जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स आखिरकार जारी किए गए, तो उन्होंने एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश की। कंपनी ने भारी नुकसान की सूचना दी, जो किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था, से कहीं अधिक।
इसकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पर गहन जांच हुई। कंपनी मल्टी ईयर सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू को एक ही बार में बुक कर रही थी। डिलॉयट ने कहा कि रेवेन्यू को सब्सक्रिप्शन की पूरी अवधि में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। इस अकाउंटिंग पॉलिसी बदलाव ने रिपोर्टेड रेवेन्यू को काफी कम कर दिया और लॉसेस और भी बदतर हो गए। इससे यह इंप्रेशन बना कि कंपनी सेल्स फिगर्स इन्फ्लेटेड कर रही थी। इस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण विश्वास पूरी तरह टूट गया। निवेशकों, बोर्ड सदस्यों के साथ भरोसा टूट गया। कोविड-19 महामारी बायजू के लिए एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड टेलविंड था। स्कूल बंद होने और लाखों स्टूडेंट्स घर पर फंसे होने के कारण ऑनलाइन लर्निंग एक नेसेसिटी बन गई। बायजू सही समय पर सही जगह पर था। इसका यूजर बेस एक्सप्लोड हो गया और इसकी वैल्यूएशन आसमान छू गई। कंपनी और उसके निवेशकों का मानना था कि ऑनलाइन लर्निंग में यह बदलाव परमानेंट था। उन्होंने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने, हजारों नए एम्प्लॉइज को हायर करने, अधिक कंपनियों को अक्वायर करने में पैसा लगाया, यह बेटिंग करते हुए कि हाई डिमांड हमेशा जारी रहेगी। हालांकि उन्होंने पोस्ट पैंडेमिक लैंडस्केप को गलत समझा। जैसे ही लॉकडाउन्स खत्म हुए और स्कूल फिर से खुले, चीजें नाटकीय रूप से बदल गई। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एंडलेस स्क्रीन टाइम से थक चुके थे। फिजिकल क्लासरूम्स के फेमिलियर एनवायरनमेंट में लौटने के लिए उत्सुक थे। ऑनलाइन ओनली एजुकेशन की डिमांड काफी कम हो गई, जबकि ऑनलाइन लर्निंग का अभी भी एक स्थान था। इसे अब ट्रेडिशनल स्कूलिंग के पूरक के रूप में देखा जाता था, न कि इसके प्रतिस्थापन के रूप में। महामारी के दौरान एड टेक की अर्जेंट मस्ट हैव नीड गायब हो गई थी, जिससे बायजू एक ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ रह गया जो अब मौजूद नहीं था, एक दुनिया के लिए बनाया गया था। बायजू इस नई रियलिटी के अनुकूल होने में धीमा था। कंपनी को पूरी तरह से ऑनलाइन दुनिया में एक्सप्लोसिव ग्रोथ के लिए संरचित किया गया था। इसमें एक मैसिव सेल्स टीम, एक ह्यूज मार्केटिंग बजट, यह एक विशाल जहाज की तरह था जिसे टॉप स्पीड पर चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन अचानक शांत पानी में फंस गया था। बायजू का डाउनफॉल किसी एक समस्या के कारण नहीं हुआ, बल्कि इन सभी मुद्दों के एक साथ कन्वर्जेंस के कारण हुआ। यह एक परफेक्ट स्टॉर्म था, जहां हर संकट अगले में चला गया, एक विशेष साइकिल बना रहा जिससे बचना लगभग असंभव था। एग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स, जिसने कस्टमर ट्रस्ट को इरोडेड किया, उसने नए सब्सक्राइबर्स प्राप्त करना और मुश्किल बना दिया। ग्रोथ में इस स्लोडाउन ने कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स को और भी बदतर बना दिया। खराब फाइनेंशियल रिजल्ट्स ने निवेशकों को डरा दिया। एक्सपेंसिव एक्विजिशन से होने वाले लॉसेस को कवर करने के लिए फ्रेश कैपिटल जुटाना असंभव बना दिया। एक शानदार और चौंकाने वाला क्रैश हुआ। बायजू के $22 बिलियन के क्रैश की कहानी एम्बिशन आउटपेस एग्जीक्यूशन की एक क्लासिक टेल है। कंपनी का संकट अग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स, रेकलेस एक्विजिशंस, पुअर फाइनेंशियल गवर्नेंस, बदलते मार्केट के अनुकूल होने में विफलता के टॉक्सिक कॉकटेल का परिणाम था। इनमें से प्रत्येक फैक्टर ने इसके डाउनफॉल में एक क्रिटिकल रोल निभाया, जिससे एक डोमिनो इफेक्ट पैदा हुआ, जिसने ईड टेक दिग्गज को घुटनों पर ला दिया। वही स्ट्रेटजीज जिसने इसकी मीटियोरिक राइज को प्रेरित किया, ग्रोथ पर एक रिलेंटलेस फोकस, वही थी जो इसके डेवास्टेटिंग कोलैप्स का कारण बनी। यह एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि एक ब्रांड कैसे बहुत कम समय में प्यार से डिस्ट्रस्टेड में बदल सकता है। इंडिया के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप से एक कॉशनरी टेल तक का सफर अब बायजू का भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्या यह खुद को रीइन्वेंट कर सकता है और राख से उठ सकता है? आपको क्या लगता है? क्या बायजू वापसी कर सकता है, या क्या यह ईड टेक दुनिया के लिए अंतिम सबक है?